प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं जो कि आपके टीजीटी अगर बात करें साइंस के, तो बीपीएससी टीजीटी साइंस के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज के कुछ प्रश्न आपके सामने हैं, हिंदी मीडियम में है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग इसे ध्यान से देखें और अपने मित्रों को भी इसे शेयर करिए जरूर से। चलिए एक एक प्रश्न को आगे देखते हैं। उसके पहले एक छोटा सा काम करते हैं, इसको पहले सही कर लेते हैं और कलर को करते हैं चेंज और फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, ऊतक संवर्धन जिसे हम लोग टिश्यू कल्चर कहते हैं। टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर अभी मैं आपको बता रहा हूँ टिश्यू कल्चर्स में क्या करते हैं। द्वारा जीवाणुओं और विषाणुओं से मुक्त पौधे को प्राप्त करने की उत्तम विधि है। तो आप देखिए इसमें क्या होता है कि टिश्यू कल्चर के लिए मैं आपको बताऊं, ऐसे देखिए पहले पूरी बात को समझने का प्रयास करिए कि एक ऐसे पौधा है, मान लेते हैं कोई पौधा है, इसका ये ब्रांच है, कोई शाखा है, इसको हमने काट लिया। अब इसको काटने के बाद क्या करेंगे, पतले 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 मतलब बहुत से स्लाइसेस के काट डालेंगे। ठीक, इस स्लाइस को हम लोग क्या काम करते हैं, एक मीडियम में रखते हैं। उस मीडियम में कुछ देर बाद क्या होता है, कैलस बन जाता है। क्या बन जाता है, कैलस बन जाता है। और जब कैलस बन जाता है तो उस कैलस में ऐसे ऐसी गांठें आ जाती हैं, ये टिश्यू बन जाते हैं, इसी को कैलस कहते हैं। कुछ समय बाद इसको फिर मीडियम चेंज कर देते हैं और मीडियम चेंज करके इसको उसमें एक एक कैलस को अलग कर देते हैं, एक नया नया पौधा बन जाता है। मतलब बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पौधों को हम लोग क्या कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं इस विधि से। इस विधि में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाल करके यहाँ पे बैक्टीरिया को, विषाणु को, कीट को, किसी को भी रोका जा सकता है। तो इसी विधि को माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं या हिंदी में सूक्ष्म संवर्धन कहते हैं। पहली ही हेडिंग आपकी क्या है, सही, पहला ऑप्शन आपका सही है। गामा विकिरण इससे कोई मतलब नहीं, भ्रूण संवर्धन से इससे कोई मतलब नहीं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए कह रहा है कि ऊतक संवर्धन द्वारा जीवाणुओं और विषाणुओं से मुक्त पौधे को प्राप्त करने की सूक्ष्म विधि माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाता है। ठीक, पहला इसका ऑप्शन क्या है, कह रहा है सूक्ष्म प्रवर्धन प्रक्रिया में पादपों में तीव्र वृद्धि होती है, जो कि यहाँ पे ऑक्सिन नामक हार्मोन होता है। क्या नाम होता है, ऑक्सिन नामक हार्मोन ऐड करते हैं जिससे इसकी तेजी से वृद्धि होती है, तथा विभिन्न रोग जनकों जैसे कि जीवाणुओं और विषाणुओं से छुटकारा मिल जाता है। पहला। दूसरा देखिए, इस विधि के द्वारा धीमी गति से प्रवर्धन करने वाले पादपों जैसे कि आर्किड में तीव्रता गुणन किया जाता है। जो आर्किड बहुत धीमे धीमे पैदा होता है, धीमे धीमे वृद्धि करता है, वो बहुत तेजी से यहाँ वृद्धि कर सकता है। कहने का मतलब रेट ऑफ डिवीजन यानी रेट ऑफ डेवलपमेंट तेज हो सकता है। सागौन, यूकेलिप्टस को सफेदा कहते हैं, पारिस्थितिकी का दुश्मन माना जाता है इसे। ये बहुत ज़्यादा पानी को सोखता है। तो सागौन आप जानते होंगे, सागौन की लकड़ी जो है बिकती है, कमर्शियल होती है। सूक्ष्म प्रवर्धन की सहायता से एक वर्ष में एक कलिका द्वारा लगभग 500 से 1 लाख, 500 से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा पौधे प्राप्त हो सकते हैं एक कलिका से, एक कली से। ठीक है, इस विधि द्वारा पौधों की नई विकसित किस्मों को कम समय में प्राप्त किया जा सकता है। अगर नई किस्म मिले ना, बहुत कम समय में हम ऐसी किस्म को प्राप्त कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इस तरह के प्रश्न आप देखते रहेंगे चैनल पे। हम लोग बात कर रहे हैं स्टडी विद प्रदीप चैनल से, और स्टडी विद प्रदीप चैनल आपके लिए लगातार नई नई श्रृंखलाएं हम लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आपके लिए 2 क्लासेस आपकी डिजाइन हो चुकी हैं, जिसमें आपकी एक क्लास रोज रात को 9:30 पे स्टार्ट होती है और ये क्लास आपकी लगभग 10:30 तक चलती है। इस क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सेल कंप्लीट हो चुका है, टिश्यू के बारे में पढ़ना है और सेल का प्रैक्टिस पेपर भी हम आपको करवाने वाले, मास्टर वीडियो के तौर पे प्रैक्टिस पेपर जितने भी इसके हैं सब करवा देंगे। 6 मई को आपकी एक क्लास होने वाली है जो बायोलॉजी की महामैराथन क्लास होने वाली है, और रात्रि 9 बजे से ये स्टार्ट होने वाली क्लास और सुबह तक चलने वाली है। पूरी रात जागरण है, रात्रि जागरण, और इस रात्रि जागरण में आप सभी लोग जरूर शामिल होइए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। चलिए यहाँ देखते हैं। कह रहा है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम किस वर्ग के संबंध रखते हैं। यानी ये जो तीनों तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, किस वर्ग से तत्व रखते हैं। ये जो 16 टाइप के, 16 अलग अलग प्रकार की, एनसीईआरटी के अनुसार 16 अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की हमारे पौधों को आवश्यकता होती है, जिसमें 2 भागों में बांटा गया है।
मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है उसमें जो है आपके कौन कौन से आ जाते हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। और जो माइक्रो होते हैं उसमें जैसे अभी सबके बारे में यहाँ पे दिया गया। देखिए कह रहा है कि पोषक तत्व वे पदार्थ होते हैं जो मृदा में मिलाए जाने पर मृदा की उर्वरता को बढ़ा देते हैं, मिट्टी की ताकत को बढ़ा देते हैं। अच्छा, भारत में एनसीईआरटी के हिसाब से 6 मिट्टी है, जब इंडियन ज्योग्राफिकल सर्वे के हिसाब से कितनी मिट्टी है, तो 8 प्रकार की मिट्टी बताई जाती है। जितनी भी मिट्टी है इसमें NPK यानी इनकी कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की क्या होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी पाई जाती है, NPK। ठीक कह रहा है कि उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं और पेड़ पौधों तथा फसलों की वृद्धि और विकास में सहायता करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आदि मृदा में पाए जाने वाले बृहद पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। इन पोषक तत्वों के अतिरिक्त सूक्ष्म तत्व भी शामिल होते हैं, जैसे कि जस्ता, तांबा, लोहा, मैग्नीज, बोरान, मॉलिब्डेनम, निकेल, क्लोरीन आदि भी इसमें शामिल होते हैं, जो उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, इसका उत्तर दीजिए। कृमि खाद यानी वर्मी कंपोस्ट जो केचुए से तैयार की, अच्छा के ऑप्शन में दिया है। ठीक, तो कृमि खाद जिसे केचुए की सहायता से तैयार किया जाता है, तो ये जो है किस कृमि से सहायता से तैयार किया जाता है, तो ये केचुए की सहायता से तैयार किया जाता है। सूखी पत्तियों को, सड़ी गली सब्जियों के छिलके को और जो है पशुओं के बचे हुए भोजन को, इन सब का उपयोग करते हैं और उसमें केचुआ डाल देते हैं। अर्थवाम, इसे क्या कहते हैं, अर्थवाम कहते हैं। आप बताइए, जो लोग बायोलॉजी वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले शायद जानते होंगे, इसका अर्थवाम का साइंटिफिक नेम बता दीजिए या जूलॉजिकल नेम बता दीजिए, तो कमेंट करके बताइए, देखें कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। ठीक है, गूगल मत करिएगा कि गूगल करके बता दें। ठीक है, तो ये इसकी सहायता से वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। जैसे अपने यहाँ गोबर की खाद तैयार की जाती है ना, गोबर खाद लगभग ज़्यादातर लोग गांव से जो बिलोंग करते हैं वो सब जानते होंगे कि पशुओं के गोबर को क्या करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं और धीरे धीरे वो क्या होता है कि वो मेन्योर के रूप में, खाद के रूप में तैयार हो जाता है। उसी में अगर केचुए को भी डालते हैं तो वर्मी कंपोस्ट का रूप धारण कर लेता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से, इसका उत्तर दीजिए। कुछ आसान सा प्रश्न भी है। कह रहा है कुछ स्थानों पर मत्स्य पालन यानी मछली पालन, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, मछली पालन को कहा जाता है, जल्दी बताइए, पीसी कल्चर। मत्स्य पालन क्या कहते हैं, पीसी कल्चर। धान के खेतों के साथ किया जाता है। ठीक, जिसमें मछलियां धान के खेतों में उपलब्ध पानी में वृद्धि कर सकें। मत्स्य पालन की यह विधि क्या होती है। अब होता क्या, देखिए जैसे धान की खेती है, आप बिहार में भी होती है, यूपी में भी होती है, हर राज्य में लगभग होती है। तो धान जो है, आप एक कमेंट करके बताइए कि सबसे ज़्यादा धान जो है कहाँ पैदा होता है, या धान का समर्थन मूल्य कितना है, बिहार सरकार का धान का समर्थन मूल्य कितना था। तो पहला उसको बाद में करेंगे, अभी इसका आंसर दीजिए। कह रहा है कि क्या कह रहा है बताइए, कि धान की खेती के साथ मछली पालन को क्या कहते हैं। धान की खेती के साथ मछली पालन अगर किया जाता है तो उसे मिश्रित मत्स्य पालन कहा जाता है। क्या कहते हैं, मिश्रित मत्स्य पालन कहा जाता है। भारत के कुछ प्रमुख स्थानों पर मछली पालन धान के खेतों में किया जाता है, इससे कि मछलियां धान के खेतों में उपलब्ध पानी में वृद्धि और विकास कर सकें। मत्स्य पालन की यह तकनीकी मिश्रित मत्स्य पालन कहलाती है। सेरीकल्चर, रेशम, कच्चा रेशम प्राप्त करने के लिए शहतूत के पेड़ों पर रेशम के कीटों का पालन रेशम उत्पादन या रेशम कीट पालन कहलाता है। हार्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान, हार्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फल, फूल, सब्जी, औषधियाँ, फलों आदि को उगाने का कार्यक्रम किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आलू में अगेती झुलसा रोग, जिसे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहा जाता है, किसके कारण से होता है। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस किसके कारण होता है, अल्टरनेरिया सोलानी के कारण। किसके नाते होता है, अल्टरनेरिया सोलानी के कारण अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो जाता है। आलू मुख्य रूप से पौधों का तना वाला भाग होता है। आलू की फसल में अगेती झुलसा रोग अल्टरनेरिया सोलानी नामक कवक के कारण होता है। इसका लक्षण आलू की बुआई के बाद आलू के पौधे में उगने में 3 से 4 सप्ताह के बाद आलू के पौधे की पत्तियों पर दिखाई पड़ने लगता है। इससे पौधों की पत्तियां, निचली पत्तियां छोटे छोटे लाल भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं तथा इस रोग से इसमें वृद्धि हो जाती है। 1 बिलियन लॉट लिटमस
1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है जिसका पीएच क्या होगा? बताइए, बहुत आसान सा प्रश्न है। अब मेरी बात को समझिए। अच्छा, तुक्का लगाएंगे, तुक्का लग जाएगा। देखिए ये सभी जो है 7 से कम वाले हैं, तुक्के से भी काम चल जाएगा। देखिए अगर आपका जो कोई भी मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम होता है, तो वो कहाँ होता है, 1 से लेकर के 7 तक पीएच वैल्यू होती है। 7 से 14 तक होता है तो बेसिक होता है। ठीक है, अब आपको ये एसिड बेस याद हो या ना हो, देखिए अगर तुक्का लगाएंगे तो अगर पढ़े रहेंगे तुक्का लग जाएगा। जैसे 1 है, ये भी 7 से कम है। 7 को क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। ठीक है, 4 है, ये भी 7 से कम है। 5 है, ये भी 4 से कम है। और 10 है, तो ये जो है आपका सही आंसर हो जाता है। 10 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल है, नीले लिटमस पेपर को नीले को लाल कर देता है। नीले को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अम्ल एसिड जो है रेड को ब्लू को क्या करता है, रेड में बदल देता है। एसिड ब्लू को क्या करता है, रेड में बदल। इसके अलावा क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो एक लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्षार जो होता है यानी जो बेस होता है, बेस क्या काम करता है, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। BRB बेस रेड ब्लू, बेस रेड ब्लू कर देता है। ठीक, ऐसा विलयन जिसमें पीएच मान 7 से कम होता है अम्लीय विलयन कहलाते हैं। जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय है, अर्थात ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे। जिन विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वो लिटमस पेपर नीला कर देते हैं। उपर्युक्त में दिए गए 10 जो है आपका, वही मैंने कहा ना, तुक्का आप लगा सकते हैं। आगे आइए, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? बहुत आसान सा प्रश्न ये भी है। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही हैं, PYQ ही हैं। ठीक है, आपको बस इसको करना है और इससे रिलेटेड प्रश्नों को तैयार करना है। इस सीरीज का मतलब ये रिपीटेड एंड रिलेटेड क्वेश्चंस। और 6 तारीख वाली क्लास मत छोड़िएगा, 6 तारीख को महा मैराथन की क्लास आपकी होने वाली। किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन की अम्लीयता, किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता की माप होती है। इसे उस विलयन में द्रवीभूत हुए नाइट्रोजन हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम के रूप में परिभाषित किया जाता है। पीएच पैमाना वह पैमाना होता है जो किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पर व्यक्त करता है। पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन ने की थी। पीएच पैमाने का न्यूनतम और अधिकतम सीमा 0 होती है। न्यूनतम और अधिकतम सीमा कितनी होती है? 14 होती है। पीएच 7 जब होता है किसी विलयन का या किसी धातु का तो उसको क्या कहते हैं? उदासीन विलयन कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, H2SO4 होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? सल्फ्यूरस है, सल्फ्यूरस अम्ल है, H2SO3 होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरस अम्ल है, H2SO3 हो जाता है। सल्फ्यूरस अम्ल एक अकार्बनिक अम्ल है। इसका जो रासायनिक फार्मूला होता है H2SO3 होता है। सल्फ्यूरस अम्ल का उपयोग उर्वरकों, रंग द्रव्यों, रंगों, दवाओं, विस्फोटक पदार्थों, दवाओं तथा अकार्बनिक लवणों के साथ एसिड के निर्माण और पेट्रोलियम के शोधन और धातुकरण प्रक्रिया में किया जाता है। यह हाइड्रोजन सल्फाइड का सहयुग्मी अम्ल होता है। यह हाइड्रोजन सल्फाइड का सहयुग्मी अम्ल होता है। आगे बढ़ते हैं। अवकरण प्रक्रिया में क्या होता है? अवकरण प्रक्रिया में क्या होता है? हाइड्रोजन को हटाया जाता है, हाइड्रोजन का योग होता है, दोनों होते हैं, दोनों में से कोई नहीं होता। अब आप बताइए। ऑक्सीकरण और अपचयन 2 अपक्रियाएं होती हैं। एक यहाँ पे है ऑक्सीकरण और अपचयन, 2 आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है, हाइड्रोजन का योग होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? हाइड्रोजन का योग आपका सही आंसर। अब यहाँ देखते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। ऑक्सीकरण क्या कह रहा है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया ऑक्सीजन से संयोग अथवा हाइड्रोजन का नियोजन यानी हटाना शामिल होता है। कह रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन से संयोग होगा और हाइड्रोजन से वियोग होगा यानी हाइड्रोजन हटेगा।
इधर क्या कह रहा है, आप चयन में प्रक्रिया में हाइड्रोजन से संयोग होगा, ऑक्सीजन का नियोजन यानी ऑक्सीजन को हटना पड़ेगा। इधर आते हैं, इस प्रक्रिया में परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इस प्रक्रिया में परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इस प्रक्रिया में परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसमें कमी हो रही है और इसमें अधिकता हो रही है। ठीक, विद्युत धनात्मक अवयवों में कमी होती है। विद्युत धनात्मक अवयवों में कमी होती है। विद्युत धनात्मक अवयवों में वृद्धि होती है, यानी यहाँ पर प्लस में कमी और यहाँ पे प्लस में अधिकता। विद्युत ऋणात्मक अवयवों में वृद्धि, यानी विद्युत ऋणात्मक जो तत्व होते हैं उसमें वृद्धि। ठीक, धनात्मक में कमी और विद्युत ऋणात्मक में अधिकता और यहाँ पर ऋणात्मक में कमी। तो इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, आगे आते हैं। वसा और तेल के ऑक्सीकरण को कहते हैं, वसा और तेल के ऑक्सीकरण को कहते हैं विकृत गंधिका के विकृत गंधिता। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। वसा और तेल के मुख्य अंतर यह है कि कमरे में तापमान पर वसा ठोस होती है और तेल द्रव होते हैं। वसा और तेल के ऑक्सीकरण को विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी कहते हैं। तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ अधिक दिनों तक रखे जाने पर ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अपना स्वाद और गंध बदल देते हैं और यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। जैसे नमकीन और चिप्स आदि लंबे समय तक रखे जाने पर उनका स्वाद और गंध दोनों ही अप्रिय हो जाते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर दोनों रखने पर क्या होता है, चिप्स लंबे समय तक रखने पर दोनों क्या हो जाते हैं, अप्रिय हो जाते हैं। इनमें से कौन पानी के ऑक्सीकरण को कहते हैं, मतलब कौन सा यहाँ पानी का ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है? तो पानी कैसे बनता है? H2O2 और मिल करके क्या बनता है? 2H2O। तो सही आंसर आपका ये है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक पदार्थ परमाणु, अणु अथवा आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाना अथवा उस अभिकारक पदार्थ अणु, परमाणु अथवा आयन में ऑक्सीजन अथवा अन्य किसी तत्व ऋण विद्युत तत्व को जुड़ना योग ही ऑक्सीकरण कहलाता है। पानी का ऑक्सीकरण अर्थात हाइड्रोजन के परमाणु अणु के ऑक्सीजन के परमाणु आपस में जुड़ना, जिससे पानी का निर्माण होता है। इस प्रकार से H2 हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन, पानी बन जाता है। तो ये आपके सामने सही आंसर आ जाता है। ठीक है, और ये हो गया आपका बंद। ये तो गलती है हमारी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाएगा, घबराइए मत। 12, वह कौन सा तत्व है जिसका परमाणु संख्या 12 है? ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। परमाणु संख्या क्या है? 12 है। देखिए, तत्वों की प्रमुख परमाणु संख्याएं नीचे दी गई हैं। जैसे जो है परमाणु संख्या, सोडियम का 11 होता है, कैल्शियम का 20 होता है। अच्छा, जो दिए गए उन्हें दिया गया। मैग्नीशियम का 12 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है और क्लोरीन का 17 होता है। तो ये मान लीजिए आपके कुछ तत्व दिए गए हैं, उनके यहाँ पे संख्याएं दी गई। उस तत्व की संयोजकता बताएं जिसका परमाणु संख्या 12 है। अब देखिए फिर वही मैग्नीशियम से, तो 10 में अष्टक पूरा हो जाए, 2, 8 और उसके बाद 18 होता है। 2, 8, 10, तो 10 हो गया, 2 बच गया, तो +2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? +2 हो जाएगा। तो +2 आपका सही आंसर हो जाता है। तो परमाणु कितना हो जाता है? +2। किसी तत्व की परमाणु की संयोजकता उसकी किसी दूसरे तत्व के परमाणु के साथ संयोजन करने की क्षमता की माप होती है। किसी तत्व के परमाणु द्वारा बंध बनाने के लिए दान या स्वीकार किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, ताकि वह उससे अपने निकटतम अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त कर सके, उसकी संयोजकता कहलाती है। परमाणु संख्या 12 वाले तत्व मैग्नीशियम और इलेक्ट्रॉन विन्यास 282 है। इस तत्व में अपने निकट अक्रिय गैस नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28 प्राप्त करने के लिए उसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉनों और तत्वों के परमाणुओं को दान देता है, जिससे वह अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर लेता है। यह परमाणु 12 की होती है।
इधर आते हैं। तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अपक्रिया कर कौन सा बंध बनाता है? मैग्नीशियम सल्फर के साथ अपक्रिया करके कौन सा बंध बनाता है, ये आपको बताना है। आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा तत्व जो मैग्नीशियम है ये अपक्रिया करके क्या बनाता है? आयनिक बंध बनाता। क्या बनाता है? आयनिक बंध बनाता है। मैग्नीशियम आवर्त सारणी में मैग्नीशियम आवर्त सारणी के आवर्त 3 और समूह 2 में स्थित है। इसके बाहरी कोश में 2 संयोजित इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर आवर्त सारणी में तीसरे और समूह 16 के उपस्थित होता है। इसमें बाहरी कोशों में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम और सल्फर के बीच अपक्रिया होने पर मैग्नीशियम और अपने 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर पर स्थानांतरित कर देता है और इससे दोनों तत्व अपने निकटतम अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण और मैग्नीशियम और सल्फर के बीच जो बंध बनता है उसे आयनिक बंध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आयनिक बंध कहा जाता है। अगर कोई यक्स है और वो किसके साथ जुड़ा है? अगर कोई यक्स ऑक्सीजन से क्रिया करके यक्स का ऑक्साइड बनाता है तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो यह क्या होगा? अब यक्स के साथ जुड़ेगा और धातु जब जो है किसके साथ जुड़ती हैं? धातु जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ती हैं तो धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो वह जुड़ने वाला तत्व क्या हो जाएगा? यक्स हो जाएगा। यक्स मतलब धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। धातुएं ऑक्सीजन के साथ जुड़ अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जबकि अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक, अरे यार एक सेकंड, हाँ, क्या बना लेती हैं? अधातु ऑक्साइड बना लेती हैं। आप नीचे धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। देखिए, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और इनके ऑक्साइड जल में घुलकर क्षारीय विलयन बनाते हैं जो कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगर यक्स ऑक्सीजन से क्रिया करके यक्स का ऑक्साइड बनता है तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। वह तत्व यक्स एक धातु होगा। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इनमें से कौन एल्केन है? इनमें से कौन एल्केन है? तो ये एल्केन, यहाँ देखिए एल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n +2 CnH2n +2 ये एल्केन का फार्मूला होता है। अब इसको सेट करिए। Cn मतलब n की वैल्यू अगर 1 होगी तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये तो मान लीजिए अच्छा 2 और 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 तो दिया नहीं है, 2 दिया है। अगर ये 2 होगा तो 2 दूनी 4, 2 6 हो जाएंगे, तो पहला तो सही हो गया। अगर 3 होंगे तो 3 दूनी 6, 2 8 हो जाएंगे, ये भी सही हो गया। अगर ये 4 होगा, 4 दूनी 8, ये 4 होगा, 4 दूनी 8, 2 10, तो ये भी सही हो जाएगा। अतः सभी आपके आंसर सही हैं। देखिए, कह रहा एल्केन मुख्यतः कार्बनिक यौगिक होते हैं जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रमुख रूप है। एल्केन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य सदैव एकल सहसंयोजक बंध बनते हैं। यानी संतृप्त में हाइड्रोकार्बन में हर बार एकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होता है। कितने बॉन्ड बनते हैं? एक बंध बनता है, पाए जाते हैं। सदैव एक बंध का निर्माण होता है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र अच्छा दिया तो है CnH2n +2 होता है। प्रमुख एल्केन और उनके रासायनिक सूत्र निम्नवत नीचे दिए गए हैं। जैसे एथेन, मेथेन CH4, ठीक 1, तो अगर 1 कार्बन रखेंगे तो हो जाएगा। एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12 और हेक्सेन C6H14 हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फल पकाने में प्रयोग किया जाता है? कौन सा ऐसा है जो फल पकाने में प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है। फल पकाने में प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? C5H10, C2H4, C3H8 और C2H6। जल्दी बताइए। तो आपका C2H4, यानी C2H4 को क्या कहते हैं? C2H4 को हम लोग कहते हैं, रासायनिक सूत्र इसका
एथिलीन का रासायनिक सूत्र होता है C2H4 और एथिलीन का जो IPSC नाम होता है उसे एथीन कहते हैं। तो C2H4 जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे एथिलीन का। अब इसके बाद आते हैं एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनका रासायनिक सूत्र C2H4 होता है। यह एक असंतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं, इनमें दोनों कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। यह एक गैसीय हार्मोन भी है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन C2H4 का प्रयोग व्यावसायिक रूप से किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए C2H4 का प्रयोग किया जाता है। कार्बन का कौन सा गुण है जिससे वह कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाता है? कार्बन का वह कौन सा गुण है जिससे वह कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाता है? कार्बन एक रासायनिक तत्व है। कार्बन एक रासायनिक तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 6 और द्रव्यमान 12 होता है। यह ऐसा तत्व है जो अन्य तत्वों के साथ संयोजक बंधन बनाकर श्रृंखला के गुण का प्रदर्शन करता है। इसी गुण के कारण अन्य तत्वों जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि में सहसंयोजी बंध बना करके उच्च अणुभार वाले लंबी श्रृंखला एवं बेंजीन की तरह चक्रीय श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक बनाता है। अर्थात श्रृंखलन कार्बन का एक गुण होता है जिसके द्वारा लंबी श्रृंखला वाले उच्च अणुभार के यौगिक बनता है। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन तीनों कार्बन के अपर रूप होते हैं। तीनों क्या होते हैं? कार्बन के अपर रूप होते हैं। सहसंयोजी यौगिक साधारणतया पानी में अघुलनशील होता है। सहसंयोजी यौगिक पानी में क्या होता है? अघुलनशील होता है। तत्वों के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा जो बंध बनता है, तत्वों के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी जो बंध बनता है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। सहसंयोजी यौगिक के क्वथनांक और गलनांक पौधों के संयोजी यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक की तुलना में कम होते हैं। सहसंयोजी यौगिक जल और अकार्बनिक एवं ध्रुवीय विलायकों और घुलनशील तत्वों और कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल एवं ईथर के साथ घुलनशील होते हैं। तापमान पर द्रव का वाष्पीकरण होता है। तापमान पर द्रव का वाष्पीकरण होता है क्वथनांक के ऊपर, हिमांक के ऊपर, हिमांक के नीचे, क्वथनांक के नीचे। तो कह रहा है कि क्या होता है? तो कह रहा है कि यहाँ पर किसी भी द्रव का क्वथनांक उच्च ताप होता है जिस पर द्रव के गर्म करने पर द्रव के भीतर वाष्प द्रव की सतह पर आरोपित वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाते हैं। क्वथनांक तापमान पर ही द्रव उबलने लगता है। जब द्रव का तापमान उससे क्वथनांक तापमान से ऊपर बढ़ाया जाता है तो द्रव के अणु गुप्त ऊष्मा ग्रहण करके वायुमंडल में द्रव के सत्ता छोड़कर चले जाते हैं। इसे ही द्रव का वाष्पीकरण कहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि क्वथनांक के ऊपर ही द्रवों का वाष्पीकरण होता है। तो आज के लिए 20 प्रश्न हमने आपके साथ साझा किए हैं। आगे भी आपकी ये क्रम जारी रहेगा। तो इतना ही, आप देखते रहिए, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।